सभी शिष्यों को स्टडी महागुरु का नमस्कारम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आया हूं आज इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स फॉर राजस्थान जेई का लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताए थे बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और आज मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हम जो ये कोर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CQA मेथड से। अब ये CQA मेथड क्या है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेना। बेसिकली CQA मेथड का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड, जिससे आपका कुछ ही महीनों में टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है जेई लेवल के एग्जाम के लिए। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से दो तरीके होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने के। एक होता है TTQ, दूसरा होता है CQA, और हम इसी मेथड से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि बुक के सॉल्यूशंस में और स्टडी महागुरु यानी जो मैं लेके आऊँगा सॉल्यूशंस, उसमें क्या फ़र्क होगा ये भी मैंने बताया है कि किस तरह से आपको स्टडी महागुरु के सॉल्यूशंस देखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने में। तो चलिए अब करते हैं लेक्चर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सामने पढ़ सकते हो, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो द एलिमेंट इज। तो क्या किया गया है, एक एलिमेंट के हिसाब से कोई ग्राफ दिया गया है आपके सामने, और बोला है कि आपको ये पता लगाना है कि ये जिस एलिमेंट का ग्राफ है वो एलिमेंट कैसा है, यानी कि वो लीनियर है, एक्टिव पैसिव है, किस टाइप का है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें हर ऑप्शन में लिखा होगा, किसी में लिखा होगा बाइलेटरल, पैसिव और लीनियर, किसी में नॉन लीनियर, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अब ग्राफ से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई एलिमेंट एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, बाइलेटरल है, लेटरल है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ये आपको टेबल पढ़नी है, मैंने अच्छे से बनाई है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लीनियर और नॉन लीनियर कैसे पहचानें। तो देखिए यदि ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो जो एलिमेंट है वो लीनियर है। इसी प्रकार यदि आपको एक्टिव और पैसिव पहचानना है तो आपको ग्राफ में ये देखना है कि जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें ग्राफ बना है कि नहीं बना है। यदि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है यानी कि नेगेटिव स्लोप है तो आप समझ जाना कि वो एक्टिव एलिमेंट है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक बार यदि आपको सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ मिल गया यानी कि नेगेटिव स्लोप मिल गई तो फिर आपको एक्टिव वाला ऑप्शन ही सही करना है, क्योंकि एक्टिव प्लस एनी एक्टिव ही होता है। यानी एक बार आपको एक्टिव वाला इसमें दिख गया ग्राफ में तो आपको फिर एक्टिव वाला ऑप्शन ही करेक्ट करना है। और यदि बाइलेटरल नॉन बाइलेटरल की बात करें तो मिरर इमेज देखनी है पहले और थर्ड क्वाड्रेंट की, यानी कि जो पहले वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है उसी के मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, तो आप समझ जाना कि वो बाइलेटरल एलिमेंट है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो नॉन बाइलेटरल है। तो अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें तो पहले हम देखेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर के लिए ये देखिए कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये मुड़ गया यहाँ पे। तो जब ओरिजिन से पास हुआ ही नहीं तो हम कहेंगे कि ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है, नॉन लीनियर है। कैसा है, ये नॉन लीनियर है। इसी प्रकार यदि अब एक्टिव और पैसिव की बात करें तो जैसा कि टेबल में मैंने लिखा है कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, यदि वहां आपको ग्राफ मिल जाता है तो समझ जाना एक्टिव है। तो यहाँ आप देख सकते हो सेकेंड में हमको ग्राफ मिल गया है, यानी कि ये एक्टिव एलिमेंट है, हमको नेगेटिव स्लोप मिल गई है। अब बात करते हैं कि ये बाइलेटरल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया कि मिरर इमेज देखनी है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले में जो ग्राफ बना है थर्ड में कुछ ग्राफ है ही नहीं। मिरर की तो बात छोड़ो, थर्ड में ग्राफ ही नहीं है। यदि ग्राफ होता तो हम देखते कि मिरर इमेज है कि नहीं है। मिरर इमेज से क्या मतलब है, मिरर इमेज का क्या मतलब है, तो मान लीजिए पहले में यदि ऐसा ग्राफ हो तो मिरर इमेज क्या होगी इसकी, इसके सामने कांच रख दोगे तो ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होना चाहिए, मिरर इमेज इसको कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ तो ग्राफ भी नहीं है थर्ड में, तो चांस ही नहीं है कि ये बाइलेटरल होगा। तो फिर ये कैसा एलिमेंट है, नॉन बाइलेटरल एलिमेंट है। ये बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, नॉन बाइलेटरल एलिमेंट है। तो आपको जिस ऑप्शन में लिखा होगा नॉन लीनियर, एक्टिव और नॉन बाइलेटरल, वो ऑप्शन आपको सही करना होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब दोस्तों जो आने वाले क्वेश्चंस हैं मैं पहले ही बता दूं कि मैंने पूरा टाइम लेके एक एक स्टेप समझाया है ताकि एक जीरो लेवल का बच्चा भी उसको समझ सके। तो हो सकता है आप में से किसी को लगे कि यार ये तो बहुत लॉन्ग जा रहा है मेथड, लेकिन देखिए वो मेथड बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है। मैंने बस समझाने में टाइम लिया है ताकि यदि आपके एग्ज़ाम में आसान पेपर बने तो आप फिर चुटकियों में कर दोगे, लेकिन यदि डिफ़िकल्ट पेपर भी बन जाए तो भी आप घबराओगे नहीं, आप मजबूत रहोगे। इसीलिए मैंने आने वाले हर क्वेश्चन को पूरा टाइम लेकर समझाया है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने सर्किट बना हुआ है और आपको करंट निकालनी है 120 ओम वाले में से, यानी 120 ओम से कितनी करंट फ्लो हो रही है। आपको दो सोर्स दिए हैं करंट सोर्स, इसमें से एक है 4/7 एम्पियर, दूसरा है 25/7 एम्पियर और एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। अब यदि हम सर्किट देखते हैं तो हमको इस टाइप की कंडीशन दिख रही है, यानी कि कोई नोड है और उस नोड में से करंट इनकमिंग है या आउटगोइंग है। आप देख सकते हो, इसको यदि मैं एक नोड मानूं तो इसमें से ये वाला करंट क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, और ये वाली करंट क्या हो रही है, देखो आउटगोइंग हो रही है। तो 120 ओम की जो करंट है वो यदि हम डायरेक्शन ऐसी मान लें, इस टाइप की ऐसे डायरेक्शन मान सकते हैं, वो हम पर है, आप कैसी भी डायरेक्शन मान सकते हो, आप ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। जो लास्ट में साइन निकल के आएगा प्लस या नेगेटिव, उससे पता चल जाएगा कि हमने जो डायरेक्शन है वो सही मानी है नहीं मानी है। एक बार के लिए मैं ऐसी डायरेक्शन मान सकता हूँ। तो हमारे यहाँ जो कंडीशन बनी वो इस टाइप की बन चुकी है। तो अब जब भी इस टाइप की कंडीशन बन जाए करंट के लिए, तो करंट निकालने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि KCL। तो ये क्या है, तो इसका जो मतलब है वो ये है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी किसी नोड में जो करंट अंदर जा रही है वो इक्वल होगी, उन सभी का सम इक्वल होगा आउटगोइंग करंट्स के सम के। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इस सर्किट में करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो 4/7 है वो इनकमिंग है, 25/7 है वो आउटगोइंग है, और हमने भी जो हमारी करंट निकालनी है उसको भी हमने आउटगोइंग मान लिया है। तो KCL लगाने से इस टाइप की इक्वेशन बनेगी कि 4/7 इक्वल होगी किसके, 25/7 प्लस I के, क्योंकि 25/7 और I जो है वो आउटगोइंग करंट है। तो अब यदि इसको इक्वल करते हैं तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन मिलती है, जहाँ से हम 4/7 में से 25/7 माइनस करेंगे तो माइनस का 21/7 मिलता है। अब ये माइनस का मिला है तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए माइनस का 21/7 मतलब माइनस का 3 एम्पियर, जहाँ से हमको माइनस मिलने से ये पता चला कि जो हमने इस प्रकार से डायरेक्शन मानी थी, जो हमें करंट निकालनी थी उसको हमने आउटगोइंग माना था, तो एक्चुअली वो आउटगोइंग नहीं है, वो कैसी है, इनकमिंग करंट है। तो हमने डायरेक्शन बेसिकली रिवर्स मान ली थी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑप्शन में प्लस माइनस का चक्कर नहीं होगा, आपको ऑप्शन में बस वैल्यू दिखेगी, तो जो 3 एम्पियर वाली वैल्यू है वो सही होगी। ये प्लस माइनस बस डायरेक्शन बताता है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमारा ध्यान इसमें वैल्यू पे होगा। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है करंट की 3 एम्पियर, इसका आंसर है। तो अब एक बार फास्ट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो देखिए हमको बेसिकली एक फिगर गिवन था जिसमें से हमको 120 ओम में से करंट निकालनी थी। तो हमने कहा भाई ठीक है, आपने 2 ब्रांचेस की करंट देख रखी है, तीसरे ब्रांच की पूछी है, तो हम KCL लगा देंगे। फिर हमने KCL लगा के वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप जैसा कि सामने देख सकते हो, हमको सर्किट दिया है, वहाँ पे हमको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया है और उसमें से 4 एम्पियर की करंट जा रही है। बाकी 2 रेजिस्टेंस और दिए हैं, 6 ओम, 7 ओम, 50 वोल्ट का एक सोर्स दिया है, और हमको पूछा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है R, ये ज्ञात करो। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R शोन इन द गिवन फिगर इज, तो हमको R निकालना है। तो अब देखिए इसकी चीर फाड़ करते हैं, यानी एक अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में, जो आपको बुक में नहीं मिलने वाला किसी भी हालत में। तो अब देखिए हमको सर्किट में एक ऐसा रेजिस्टेंस दिया हुआ है अननोन, जिसमें से 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब हमें R निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि R निकालने के तरीके में एक है रो L/A और एक है V/I। तो यहाँ हम रो L/A वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ना रो की बात की गई है, ना लंबाई की बात की गई है, ना एरिया की बात की गई है, तो ना लेंथ है, ना रजिस्टिविटी है, ना एरिया है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ V/I वाला इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको रिविजन करने के लिए ऐसे और भी फॉर्मूले आगे भी बताऊँगा। जो भी ऐसी कोई वैल्यू आएगी जिसमें कुछ निकालना होगा तो मैं उससे रिलेटेड अदर फॉर्मूला भी लिखूंगा, ताकि आपके माइंड में वो पेस्ट हो जाए लेक्चर देखते देखते ही। तो अब हमारा मेन एम क्या है कि हमें निकालना है R बराबर V/I। तो इस एम है, ये हमारा मेन एम है, और इसमें आप देख सकते हो कि हमारी 2 नीड है। एक तो है नीड फर्स्ट वोल्टेज और दूसरी नीड है करंट की। अब इसमें से जो दूसरी नीड है करंट वाली, वो हमें पहले से ही गिवन है कि I बराबर 4 एम्पियर है। तो अब हमारी एक नीड बचती है, वो है वोल्टेज, ये हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो फॉर नीड फर्स्ट वोल्टेज हम देखिए डायग्राम देखते हैं जब, तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब आप में से जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि पैरेलल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो वोल्टेज इस 7 ओम पर होगा वो का वो वोल्टेज इस पर भी होगा। यानी कि जो हमारी नीड है कि हमें R पे जो वोल्टेज चाहिए वो नीड हमारी पूरी हो जाएगी यदि हमें इस 7 ओम का वोल्टेज मिल जाता है। तो अब हमारा फोकस क्या है कि हमें 7 ओम का वोल्टेज निकालना है। तो
तो अब ये 7 ओम का वोल्टेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे नोडल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये नोडल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए जब भी इस प्रकार की कंडीशन बन जाए, इस प्रकार की सर्किट में कंडीशन बन जाए और हमें इस प्रकार से वोल्टेज निकालना हो किसी ब्रांच के ऊपर, तो वहाँ हमें नोडल इक्वेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख सकते हो V माइनस वी वन अपॉन आर। यहाँ V माइनस वी वन क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो V1 है ये करंट भेजेगा इस प्रकार से, और हमारा जो ये वाला V है हम निकाल रहे हैं इस प्रकार से, हम यूँ जाएंगे V से बाहर जाएंगे, तो ये अपोज कर रहा है इसको, तो यहाँ माइनस लिया। यदि ये टर्मिनल्स उल्टे होते यानी माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो हम लेते V प्लस वी वन अपॉन आर। तो अभी ये अपोज कर रहा है तो V माइनस वी वन अपॉन आर प्लस V अपॉन आर, क्योंकि इस ब्रांच में कोई वोल्टेज है नहीं तो V माइनस जीरो अपॉन आर, तो V अपॉन आर बन जाएगा। और उसी प्रकार आगे प्लस V माइनस वी टू अपॉन आर, और इसके बाद है प्लस आई। अब हमने प्लस आई क्यों लिया, क्योंकि देखिए जो ये आई है वो इस दिशा में है और हम जो वोल्टेज निकाल रहे हैं हम भी वोल्टेज से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस नोड से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये करंट भी हमारी उसी दिशा में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने प्लस आई ले लिया। तो यदि आपको उस ब्रांच की रजिस्टेंस वगैरह वैल्यू नहीं पता हो तो, और यदि आई दे रखा हो, करंट दे रखा हो, तो नोडल इक्वेशन कॉन्सेप्ट में उस करंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली देखिए करंट क्या होती है, V अपॉन आर, और ये क्या बन रहा है, V अपॉन आर ही बन रहा है, तो ये एक ही चीज़ है, करंट को ही लिख रहे हैं हम। बेसिकली लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, इसमें हम V अपॉन आर की टर्म में लिख रहे हैं और यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ में गिवन है। तो ये नोडल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। वैसे बहुत ही आसान है, सबको आता होगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताना। तो अब इस नोडल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम हमारे डायग्राम में इस्तेमाल करें, तो हमारे डायग्राम में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है जो गिवन है, आप देख सकते हो सेम सिचुएशन है। तो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V माइनस 50 अपॉन 6, आप देख सकते हो बीच में 6 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर इस वाली ब्रांच के हिसाब से देखें तो V माइनस जीरो अपॉन 7, दूसरा कोई वोल्टेज लगा हुआ है नहीं, तो माइनस जीरो हो जाएगा, तो V माइनस जीरो अपॉन 7। और इस वाली ब्रांच के लिए हमें जो करंट दी हुई है वो इसी डायरेक्शन में है जो हमारी वोल्टेज की डायरेक्शन है, तो प्लस आई हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस आई के हिसाब से प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 4 लिखते ही हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में मैथ लगा के सॉल्व करने पर हमें इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी, 7V माइनस 350 प्लस 6V प्लस 168 अपॉन 42 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 13V इज इक्वल टू 182। अब ये पूरी बच्चों वाली मैथ है जिसमें से हमें वोल्टेज मिलेगा 14 वोल्ट। अब हमारी दोनों नीड पूरी हो चुकी है, करंट हमें पहले से गिवन थी, वोल्टेज की नीड हमने निकाल के पूरी कर ली। तो जैसे हमारी दोनों नीड फुलफिल हो गई तो हमारा जो मेन एम था रजिस्टेंस निकालना V अपॉन आई, तो उसमें मैंने 14 अपॉन 4 कर दिया, तो 3.5 ओम मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है, 3.5 ओम। तो अब एक बार फास्ट समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। देखिए बेसिकली हमको एक फिगर गिवन था जिसमें से हमको आर की वैल्यू पूछी थी, उसकी करंट दे रखी थी, तो हमने कहा भाई ठीक है आपने करंट दे रखी है और हमको रेजिस्टेंस पूछा है तो मुझे वोल्टेज चाहिए, तो फिर हमने इस वाले पैरेलल का वोल्टेज निकाल दिया। कैसे निकाला, नोडल इक्वेशन का यूज़ करके निकाला, फिर उसमें करंट का भाग देके हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द फिगर शोज अ नेटवर्क इन विच द डायोड इज एन आइडियल वन। एक आइडियल डायोड दिया हुआ है किसी फिगर में, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज भी लगा हुआ है, और आपको बोला है कि द टर्मिनल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क इज गिवन बाय, यानी इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है नेटवर्क की। तो अब कैसे निकालेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स की, आप मेरे साथ चलते रहिए, आपको पता चल जाएगा। आइए चीर फाड़ करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए जब भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होती है किसी भी सर्किट की, तो बेसिकली हमें एक इक्वेशन चाहिए। कैसी इक्वेशन, y बराबर mx प्लस c, क्योंकि मैथ बोलता है कि जब भी आपको ग्राफ चाहिए, ग्राफ में कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, और हमें यहाँ VI कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो इक्वेशन चाहिए वो है y बराबर mx प्लस c। अब हमें VI निकालना है, यानी कि जो y की जगह हम वोल्टेज रखेंगे और x की जगह हम करंट रखेंगे, और m यहाँ पे स्लोप है और c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारा अब एम क्या हो गया कि हमें वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए इस फॉर्म में, v बराबर mi प्लस c। इस फॉर्म में हमको इक्वेशन चाहिए वोल्टेज की। अब जब भी वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल में, तो हम सब जानते हैं, नहीं पता तो बता देता हूँ कि जब भी हमें वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए होती है इसकी टर्म में, इस टाइप की टर्म में, तो हम निकालते हैं KVL से। तो अब KVL कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो KVL कॉन्सेप्ट का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें यदि आपको इस टाइप से सर्किट दिया हो और आपको ज्ञात करना हो वोल्टेज की इक्वेशन, वोल्टेज के बारे में ज्ञात करना हो, तो आप क्या करोगे, KVL क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जितने भी वोल्टेजेस हैं, ड्रॉप है वोल्टेजेस के, उन सभी का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो 0 होगा। तो अब यहाँ पे जब आप एडिशन करते हो तो आपको 0 मिलता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये माइनस क्यों लगा है यहाँ पे, तो देखिए माइनस लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ड्रॉप है इस रजिस्टेंस पे, वो क्या होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस से वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ से ड्रॉप क्या आएगा, IR1। तो यहाँ पर जब मैं प्लस माइनस लगाऊंगा तो यहाँ जो मेरी करंट होगी वो माइनस वाले टर्मिनल को छोड़ के जा रही है, इसीलिए माइनस IR1 लिखा मैंने
मैंने, यहाँ ये प्लस वाले टर्मिनल को छोड़ के जा रही थी तो प्लस वी लिखा है मैंने। इसी प्रकार यहाँ R2 में भी जो ड्रॉप होगा वो ऐसे लिखेंगे अपन प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जो IR2 होगा तो माइनस वाले टर्मिनल को करंट छोड़ के जा रही है तो हमने माइनस IR2 लिखा है। तो इसको या तो ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली KVL इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। वैसे बहुत ही बेसिक चीज़ है, आती है सबको, फिर भी मैंने बता दिया है। तो अब इस KVL इक्वेशन का अपन इस सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ वोल्टेज लिखा है और यहाँ जो ड्रॉप होगा वो होगा 2I, फिर ये 5 है जहाँ -5 होगा क्योंकि जो करंट होगी वो -5 को छोड़ के जा रही है, और ये तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि आइडियल है तो इस प्रकार से शॉर्ट हो जाएगा। तो जब हम आगे के कुछ लेक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें डायोड की बात आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जब प्रैक्टिकल डायोड होता है तो उसमें क्या आता है, कौन सी वैल्यू आती है, वो सब हम बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर शुरू होंगे तब उसमें मैं बात करूँगा। फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि डायोड जब आइडियल है तो इसका मतलब शॉर्ट है वो। अब हमारे डायग्राम से KVL लगाने पर हमें इस टाइप की इक्वेशन मिली है, V - 2I - 5 = 0। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई V = 2I + 5। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा एम था V = mi + c, हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल चुकी है। V = mi + c के हिसाब से V = 2I + 5 तो मैचिंग हो रही है हमारे एम से। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमको मिलेगा m = 2, यानी जो स्लोप है वो 2 है और जो कांस्टेंट है वो 5 है। ऐसा दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने पे हमें मिला है। तो अब इस टाइप का ग्राफ बनेगा क्योंकि स्लोप 2 है यानी पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, और कांस्टेंट 5 है तो फिर ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। तो जिस ऑप्शन में ये वाला ग्राफ होगा उसको हमें करेक्ट करके आना है। अब एक बार फास्ट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो देखिए बेसिकली हमको एक फिगर दिया गया, इसमें से हमको पूछा कि आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो हमने कहा जब भी हमको VI में ग्राफ चाहिए होता है तो हम y = mx + c निकालते हैं, जिसमें से हम V = mi + c के हिसाब से इक्वेशन हमको चाहिए होती है। तो फिर हमने इस सर्किट में KVL लगा के वो इक्वेशन निकाल ली और फिर उसका कंपेरिजन करके हमने m और कांस्टेंट निकाल लिया और हमें अपना ग्राफ मिल गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द करंट इन द गिवन सर्किट विद अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज, यानी कि हमें एक ऐसा सर्किट दिया है जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज भी है और हमें इसमें करंट ज्ञात करनी है, करंट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आइए चीर फाड़ करते हैं। तो अब देखिए जब भी करंट निकालनी होती है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो मेनली। एक तो है Q/T, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ देखिए ना चार्ज की बात की गई है ना टाइम की बात की गई है तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो V/R बचता है पीछे, तो V/R ऑफकोर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए करंट निकालने के बहुत से फॉर्मूले होते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं रिवीजन करने के हिसाब से ये 2-3 चीज़ें और साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको लेक्चर देखते देखते ही बाकी सारे फॉर्मूले भी दिमाग में रहे। जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में कई बार ये फॉर्मूले स्लिप हो जाते हैं कि I = Q/T भी होता है, तो उसके लिए मैं ये लिखता रहता हूँ। अब I = V/R हो गया हमारा मेन एम, और यहाँ से हमें नीड मिलती है कि हमें एक तो चाहिए V टोटल और एक चाहिए R टोटल। हमारी दो नीड हो गई है। नीड फर्स्ट क्या है कि हमें V टोटल चाहिए यानी टोटल वोल्टेज चाहिए, और दूसरी नीड क्या है कि हमें रेजिस्टेंस टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले बात करते हैं नीड फर्स्ट की, टोटल वोल्टेज की। इसके लिए यदि हम सर्किट में देखें तो हमें दो टाइप के वोल्टेज दे रखे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो मिलेगा 24 + 2 VB। इस टाइप से गिवन है तो +2 VB हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला है V टोटल 24 + 2 VB, लेकिन VB अननोन है तो अभी भी हमारी नीड पूरी नहीं हुई है। हमें एक सब नीड मिल गई है, यानी कि छोटी सी नीड और मिल गई है हमारी उस मेन नीड को पूरा करने के लिए। तो इस VB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सर्किट में कि VB क्या है। तो सर्किट में देखने पे हमें मिलता है कि VB बेसिकली 3 ओम रेजिस्टेंस का ड्रॉप है। तो यदि हमें करंट मिल जाए कि 3 ओम में से करंट कितनी पास हो रही है तो हमें VB भी मिल जाएगा। तो मैं VB को लिख सकता हूँ 3I। यदि मैं करंट मान लूँ I तो VB क्या मिल जाएगा, 3I मिल जाएगा। तो अब हमारी जो सब नीड है वो पूरी हो चुकी है, VB की सब नीड जो थी वो पूरी हो चुकी है। इसको जब हमने अपनी मेन नीड जो की थी V टोटल की इसमें रखा तो हमने पाया 24 + 6I। आप देख सकते हो VB की जगह हमने 3I रखा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमको मिल गया 24 + 6I। लेकिन देखिए यहाँ पर जो एवरेज बचे हैं, जो बिलो एवरेज बचे हैं, उनको मेरी एक महागुरु लाइन याद रखनी है कि इफ़ वी फाइंड आवर नीड इन फाइंडेबल टर्म देन वी यूज़ दैट। मतलब क्या है इसका कि जो हमारी नीड है, जैसे यहाँ पर V टोटल नीड है, वो यदि हमको हमारी जो फाइंडेबल टर्म है यानी जो हमारा मेन एम है, यानी यहाँ पे क्या है करंट निकालना, करंट हमारी जो फाइंडेबल टर्म है वो उसमें मिल जाए। जैसे यहाँ मिला है ना V टोटल = 24 + 6I, I की टर्म में मिला है, और I हमारी फाइंडेबल टर्म है यानी हमारा जो मेन एम है वो I निकालना ही है। यदि इसी की टर्म में मिल जाए तो उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। यदि मैथ की लैंग्वेज में कहूँ तो हमें बेसिकली इक्वेशन मिल जाएगी। अब नीड फर्स्ट पूरी होने के बाद हम बात करते हैं नीड 2 की, जो कि है R टोटल यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने
की। अब हम बात करते हैं नीड टू की, जो कि है टोटल रेजिस्टेंस निकालने की। तो इसके लिए यदि हम सर्किट में देखें तो हम देख सकते हैं कि 1 ओम, 3 ओम और 4 ओम ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसको यदि मैं ऐड कर दूं तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 8 ओम। तो जब हमने हमारे मेन एम की इक्वेशन में इनको रखा तो हमें कुछ इस प्रकार से मिला 24 + 6i/8। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों वाली मैथ है, यहाँ से हमको मिल जाएगा इस प्रकार से 8i = 24 + 6i। तो यहाँ से 2i = 24, i = 12 एम्पियर मिल जाएगा। 2 नीचे चला जाएगा 24 के, तो 12 एम्पियर मिल जाएगा। अब एक बार हम फास्ट समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। अब देखिए बेसिकली हमको एक सर्किट गिवन था और हमें पूछा था कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमने कहा भी ठीक है, यदि हमें टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है तो हम करंट निकाल लेंगे। लेकिन हमको जो है वो वोल्टेज टोटल जो है अननोन फॉर्म में मिल रहा था। तो हमने कहा भी ठीक है, इस वोल्टेज को करंट की फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो फिर हमने इस वी को जो है वो करंट की फॉर्म में ही ले लिया और फिर इक्वेशन की यूज से हमने करंट निकाल ली। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। तो देखिए लिखा हुआ है, देखिए द इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड रेस्पेक्टिवली एज P1 P2 फॉर ऑपरेशन एट ए स्पेसिफाइड मैन वोल्टेज। इसका क्या मतलब है कि 2 बल्ब है P1 P2 रेटेड है। जब हम बात करते हैं रेटेड है यानी कि वो उसमें बनाई गई है, उसके लिए बनाई गई है कि यदि आप उसको V, देखिए क्या लिखा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसने क्या लिखा है कि फॉर ऑपरेशन एट ए स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब समझिए कि यदि मैं इस बल्ब को V वोल्टेज दूं तो ये पावर देगा P1, और यदि इस वोल्टेज को मैं V वोल्टेज दूं तो ये पावर देगा P2। इसका मतलब होता है रेटेड स्पेसिफाइड वोल्टेज। तो आगे रीड करने पर आप देख सकते हो कि सीरीज में लगा हुआ है अक्रॉस द मैन, और हमें जो है वो टोटल पावर निकालनी है। टोटल पावर सप्लाइड बाय द मैन्स टू द 2 बल्ब्स आर। तो हमें जो पावर निकालनी है कि ये जो मैन्स है इसको टोटल कितनी पावर दे चुका है P1 P2 की वजह से। जब P1 P2 लगा दोगे इस मैन्स में तो ये कितनी पावर इसको जो है वो सप्लाई कर चुका होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए एक तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ एग्जामिनेशन के हिसाब से। यदि आपको सीरीज गिवन हो, जैसे यहाँ पे सीरीज गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालते हो, यानी रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे होते हैं तो आप निकालते हो ना R1 R2 / R1 + R2, ऐसा आप इसमें निकाल दिया करो जब सीरीज में पावर पूछी हो। और यदि पैरेलल में पावर पूछी हो तो जब हम सीरीज में जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं वैसे निकाल दिया करो। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हो कि सीरीज में है, तो अब यहाँ आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि जो टोटल पावर सप्लाई होगी वो कितनी होगी, P1 P2 / P1 + P2। तो ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, लेकिन हम एक बार चीर फाड़ जरूर करेंगे इसकी ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो देखिए पावर कैसे निकाल सकते हो, या तो आप V × I निकाल सकते हो, या I² R निकाल सकते हो, या V² / R भी निकाल सकते हो। यहाँ चूंकि उसने बोला है कि उसने स्पेसिफाइड मैन वोल्टेज पे रेटेड है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V² / R को। तो अब हमारा मेन एम क्या हो गया कि जो टोटल पावर है वो कैसे निकलेगी, V² / R टोटल। तो अब यहाँ से हमारी एक नीड निकल के आती है कि R टोटल हमको चाहिए। ये हमारी नीड है इस एम को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि V तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसका तो कोई दूसरी वैल्यू हो नहीं सकती। तो R टोटल हमें निकालना है। तो अब R टोटल निकालने के लिए मैं जानता हूं कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस दे रखा होता है तो उनको हम ऐड कर देते हैं, तो R1 + R2 हो गया। अब अगेन R निकालने के लिए मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं इंडिविजुअल तौर पे। तो इसको क्या लिख सकता हूं, V² / P1। अब खाली V² क्यों लिखा, क्योंकि वो रेटेड है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि स्पेसिफाइड मैन वोल्टेज पे रेटेड है, यानी कि जो रजिस्टेंस है उसको जब आप V दोगे तो P1 पावर देगा। उसी प्रकार इस रजिस्टेंस के लिए भी V² / P2, उसको जब आप V दोगे तो वो P2 पावर देगा। तो इस प्रकार से R1 और R2 के इंडिविजुअल हमें वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ से आप V² कॉमन लोगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 / P1 + P2। सॉल्व करोगे तो मिलेगा V² और ब्रैकेट के अंदर P2 + P1 / P1 P2। तो यहाँ पे हमारी नीड पूरी हो गई R सीरीज वाली, कि R सीरीज हमको बेसिकली ये मिल गया है। अब इस नीड को हमारे मेन एम में रखने पर, जो कि है पावर का, तो जो टोटल पावर में रखा इस प्रकार से, तो यहाँ आप देख सकते हो V² से V² कट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमको हमारी टोटल पावर मिल गई, P total = P1 P2 / P1 + P2। अब एक बार फास्ट समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो देखिए बेसिकली हमको सर्किट में 2 अलग अलग बल्ब दे रखे थे जिनकी इंडिविजुअल पावर हमें दे रखी थी P1 P2, और हमको टोटल पावर पूछी थी। तो हमने कहा भाई ठीक है, टोटल पावर निकाल लेंगे। इसके लिए हमें इंडिविजुअल पावर निकालनी होगी, तो हमने इंडिविजुअल पावर निकाल दी V² / R के फॉर्मूला से, फिर दोनों को ऐड कर दिया जिससे हमको टोटल पावर मिल गई। अब इसके जो रिमेनिंग अच्छे क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, वो मैं लेक्चर 3 में लेके आऊँगा। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल का कोर्स शुरू हो चुका है स्टडी महागुरु पर, जहाँ पे समझाया जाएगा एक एक अच्छा क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे से फाइट कर पाओ और अच्छे से नंबर लेके आओ।